नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनसभाओं में कांग्रेस दिहाड़ी लोगों को बुलाती है। कांग्रेस भीड़ जुटाने के कल्चर पर यकीन करती है। कांग्रेस को चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार नहीं मिलते। लोगों को पैसे कांग्रेस की तरफ से लिए जाते हैं। पैसे लेकर कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए जाते हैं। पैसे लेकर लोगों को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है। दूसरों पर सिर्फ उंगली उठाना कांग्रेस का शगल बन गया है। तो ज्यादातर जो आज बीएसपी सुप्रीमो के हमले थे वो कांग्रेस पार्टी के लिए थे। मायावती ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने दामन पर झांकना चाहिए। जनता ने पूरी तरीके से कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस पूंजीपतियों की पार्टी बनकर रह गई है। बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से आर्थिक मदद नहीं लेती है और ना ही इसके एवज में उनको राज्यसभा आदि में भेजती है तथा ना ही उनको आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए उनके हिसाब से अपनी सरकार की नीतियां बना के अपनी सरकार चलाती है, बल्कि इसके स्थान पर बीएसपी अपनी सदस्यता के जरिए व अन्य विभिन्न मौक़ों पर पार्टी के सामर्थ्यवान लोगों से भी पार्टी की सदस्यता के जरिए ही उनसे पार्टी के लिए आर्थिक मदद भी लेती है। इतना ही नहीं बल्कि पार्टी के ऐसे लोगों से ही बीएसपी ने समय समय पर देश में कोरोना व बाढ़ पीड़ितों आदि जैसे अन्य और ज़रूरतमंद लोगों की भी विभिन्न रूपों में सीधा मदद भी करवाई है। बीएसपी के उत्तराधिकारी को लेकर भी मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने कहा कि मेरा उत्तराधिकारी केवल दलित वर्ग से ही होगा। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो मैं अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान करूंगी। तो बीएसपी में अगला मायावती के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर लगातार पिछले कई महीनों से, कई सालों से चर्चा होती आई है। उस पर आज मायावती ने कुछ हद तक स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि उनका उत्तराधिकारी जो भी होगा वो दलित वर्ग से होगा। हालांकि इन सबके बीच मायावती के जो भतीजे हैं उनको लेकर यह कहा जाता रहा है कि मायावती के बाद बीएसपी का उत्तराधिकारी, यानी मायावती का उत्तराधिकारी बीएसपी का अगला प्रमुख मायावती के भतीजे होंगे। हालांकि उन्होंने उनका नाम नहीं लिया है, लेकिन यह स्पष्ट किया है कि वो जो भी होगा वो दलित वर्ग से ही ताल्लुक रखेगा। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, दो बातें जो आज मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रही। आज मायावती कांग्रेस पार्टी पर बहुत ज्यादा हमलावर थी और दूसरा उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को लेकर कहा, हालांकि उन्होंने अपने भतीजे का नाम नहीं लिया जिनको उनका उत्तराधिकारी माना जाता है, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दी है कि जो भी होगा वो दलित वर्ग से ही ताल्लुक रखेगा। क्या उत्तराधिकारी के मसले को लेकर अभी भी मायावती कुछ पसोपेश में अपना या फिर अपना स्टैंड वो क्लियर नहीं करना चाहती है? ये सोच रही कि अगर उन्होंने किसी का नाम ले लिया तो पार्टी में टूट हो सकता है? बिल्कुल, ये बड़ी बातें हैं। जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की भी कोशिश थी, और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार हमले कर रही थी उस हमले का जवाब भी देना था। एसके वाजपेयी, आप मेरे साथ बनी रहिएगा। एसके, आप मेरे साथ बनी रहिएगा। इस वक्त अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज मायावती ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमला किया, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि बड़े गंभीर आरोप भी मायावती जी की तरफ से लगाए गए हैं। देखिए, आरोप लगाना, आरोपों में दम होना, दोनों दो विषय है। अब भाजपा कार्यालय से प्रेस नोट आया, मायावती जी को पहुंचाया गया, मायावती जी से कहा गया पढ़ दीजिए, उन्होंने पढ़ दिया। कभी मायावती जी पिछले 5 वर्षों में जनता की किसी भी समस्या पे जैसा दिखी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए, लड़ते हुए, कभी अपने घर से बाहर निकली,
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी नहीं निकली। मायावती जी लुप्त हो चुकी हैं, इस चुनाव के बाद विलुप्त हो जाएंगी बसपा, क्योंकि सबने देखा है। और आज उनकी भूमिका सिर्फ इतनी ही रह गई है कि बीजेपी की बी टीम बन करके बीजेपी के द्वारा बनाए गए प्रेस नोटों को बांट देना, पढ़ देना। तो वो कर रही है, जनता सब समझ रही है, जनता जान रही है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस और प्रियंका गांधी जनता की लड़ाई लड़ी है पिछले 4 वर्षों से, 5 वर्षों से। रोजाना हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, रोजाना लड़ाई लड़ रहे हैं, रोजाना सड़क पे हैं, रोजाना मुद्दों की बात कर रहे हैं। लेकिन वो सरकार से नहीं सवाल करेंगे, क्योंकि प्रेस नोट सरकार से आया है। लेकिन इस तरह अखिलेश जी इसके मायने कुछ आप अगर बता पाएं, क्योंकि आज उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें पूरी तरीके से वो कांग्रेस की तरफ ही हमला बोल रही थी। देखिए मायने साफ है भाई, कभी सपा के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ लड़ती दिखी क्या बहन जी? आप बताइए 5 सालों में कोई आवाज उठा देखी? 5 सालों में कोई राजनीतिक कार्यक्रम किया, कहीं किसी की आवाज उठाई? और जो भी उनकी भूमिका रही है वो सिर्फ बीजेपी की बी टीम की रही है। आज भी वो बना पढ़ा लिखा थोड़े पढ़ रही थी, तो भाजपा कार्यालय से आके रुक का आया था, पढ़ रही थी, बांच रही थी। तो कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जनता के दिलों में बढ़ती जा रही है, एक सब्स्टिट्यूट होती जा रही है, दलित बीएसपी का साथ छोड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी में वापस आ गए हैं, मायावती जी की बौखलाहट भी है, परेशानी भी है। हम लोग कांग्रेस पार्टी प्रियंका जी के नेतृत्व में सबके लिए कार्य कर रही है, हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही है। दलितों की कांग्रेस पार्टी सदैव सहायता की और उनकी लड़ाई लड़ी, आज भी वही लड़ रहे हैं। लेकिन दलितों ने जो विश्वास किया मायावती में, मायावती जी ने उस विश्वास को सिद्ध दिया। दलित समझ गए हैं, हर कोई समझ गया है, और वो उनको भी आभास हो गया है कि उनका वोट बैंक जो है वो सफाचट हो चुका है। जहां से उनके पास आया था वहीं वापस उनका वोट। अखिलेश जी, क्या ये काउंटर है मायावती का, जिसमें आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से बुकलेट जारी किया गया था और कहा गया कि मायावती पैसे लेकर टिकट देती है, तो वही उन्होंने आप पर भी, कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप लगा दिया कि कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, फिर वो कहती हैं कि पैसे लेकर कांग्रेस में टिकट दिए जाते हैं? देखिए, किसी को बताने का हो सकता है क्या कि बीएसपी में पैसे लिए जाते हैं, टिकट पैसे के देते हैं? हम पे तो हमेशा लोग ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी में लोग पैसा लेने के लिए टिकट मांगते हैं, पैसा मिल जाएगा, वो करिए पैसा दे के टिकट है। तो ये तो हास्यास्पद बातें लोगों को, सबको समझ में आता है। और देखिए बात दरअसल में ये है कि जो जनता की लड़ाई लड़ेगा वही जनता उन्हीं को चुनेगी। ठीक है। और बीएसपी आज क्या है? बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी की बी टीम की अपनी भूमिका निभा रही है, आगे भी चुनाव में भी बीजेपी की बी टीम। चलिए अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अखिलेश प्रताप सिंह को आप सुन रहे थे। मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस की तरफ से पलटवार हुआ है कि मायावती और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के तौर पर काम कर रही है। एसके वाजपेयी मेरे साथ जुड़े हैं। एसके, फिर से हम उसी 2 मुद्दे पर आएंगे। पहला, जो बुकलेट कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी किए गए थे और उसमें उस बुकलेट में सपा, बसपा और भाजपा तीनों पर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए थे, जिसका काउंटर तो बीएसपी की तरफ से हो गया। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट इशू हमेशा से रहा है पिछले कुछ सालों में कि आखिरकार मायावती का उत्तराधिकारी कौन होगा। क्या मायावती ने नाम का ऐलान सिर्फ इसलिए नहीं किया कि आज की तारीख में वो इस स्थिति में नहीं है कि पार्टी में बिखराव हो? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि अगर हम देखें तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बीएसपी के जो कद्दावर नेता रहे हैं, जो मायावती के सिपहसालार रहे हैं, जो मायावती के सिपाही रहे हैं, जो लगातार मायावती के एक इशारे पर काम करते थे, वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अगर हम अभी रिसेंट में भी देखेंगे तो चाहे रामचल राजभर हो या उसके अलावा लालजी वर्मा हो, जो कि कद्दावर नेता है भारतीय, जो लगातार बीएसपी की तरफ से विपक्षियों को जवाब देते रहे हैं, विधानमंडल दल के भी नेता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष तक रहे हैं, लेकिन बावजूद इनके उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। और पार्टी की इस समय जो स्थिति है, अगर हम देखें तो विधायकों की स्थिति भी बहुत खराब है। जो पार्टी के विधायक है उसमें ज्यादातर बागी हो चुके हैं, 6 से 7 विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में। तो बीएसपी सुप्रीमो इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ रही है। यही एक बड़ी वजह है कि उन्होंने दलित अपने वोटर को एक संदेश तो दिया कि जो भी उनका उत्तराधिकारी होगा वो दलित वर्ग से आएगा, लेकिन उसका नाम नहीं लिया। निश्चित है इसके पहले भी वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही हैं, उस दौरान भी उन्होंने उत्तराधिकार के सवाल पर कहा था कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के बारे में अपनी पार्टी में सूचित कर दिया है, हालांकि आधिकारिक तौर पर वो इसकी घोषणा नहीं करेंगे।
जाएंगी। ये बात वो पहले भी बोल चुकी हैं और उनका ये कहना था कि दलित वर्ग से होगा। आज भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस विषय पर उन्होंने जवाब जरूर दिया, लेकिन वो चाहती हैं कि 2022 चुनाव के पहले कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे कहीं ना कहीं 2022 में बीएसपी की स्थिति और ज्यादा खराब हो। निश्चित है कि कोशिश यही होगी कि बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए और दलित वर्ग का नाम लेने से कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दलित जो बेस वोट बैंक है। चलिए एसके वाजपेयी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है और अपने उत्तराधिकारी को लेकर भी जो सवाल उठते हैं उसको उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है। बढ़ते आगे, देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में यूपी सैनिक स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत की। राष्ट्रपति कोविंद 23-29 अगस्त को अयोध्या के दौरे पर होंगे और इसको लेकर रेलवे प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। 29 अगस्त को अयोध्या रूट पर 8 घंटे तक ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा। सुबह 8 बजे से 12 बजे और शाम को 4 बजे से रात को 8 बजे तक इस रूट पर ट्रेनों का संचालन नहीं होगा। कई ट्रेनों को सुल्तानपुर के रूट से चलाया जाएगा। राष्ट्रपति सुबह 9 बजे अयोध्या के लिए रवाना होंगे। चारबाग के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्रेसिडेंशियल ट्रेन सुबह 9 बजे रवाना होगी। एसके वाजपेयी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। एसके, राष्ट्रपति का उत्तर प्रदेश का दौरा है और एक राष्ट्रपति के सुरक्षा का प्रोटोकॉल भी होता है और ये समस्या इसलिए भी गंभीर हो जाती है क्योंकि वो अब बाय ट्रेन ट्रैवल करेंगे। तो सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको गोरखपुर जाना है, फिर गोरखपुर से वो अयोध्या जाएंगे? बिल्कुल, अगर अपने 4 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति लखनऊ आए थे, जहां उत्तर प्रदेश का 4 दिवसीय दौरा है, 2 दिन लखनऊ के दौरे के उनके पूरे हो चुके हैं और कल जहां वो गोरखपुर में रहेंगे, जहां वो आयुष विश्वविद्यालय की शिलान्यास करेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे, उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री होंगे, जितने भी स्थानीय सांसद और विधायक हैं वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो निश्चित है कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें उत्तर प्रदेश को एक आयुष विश्वविद्यालय मिलेगा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पहले भी घोषणा करती रही। कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। उसके बाद 29 तारीख को उनको अयोध्या जाना है और अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन के साथ ही जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार उसको स्मार्ट सिटी और साथ ही साथ धार्मिक नगरी के तौर पर विश्व स्तरीय पर्यटन स्तर बनाने के लिए काम कर रही है, उसका निरीक्षण भी करेंगे और देखेंगे कि किस स्तर तक अब तक काम हुआ है और अब तक अयोध्या की स्थिति क्या है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है और रामलला के दर्शन भी हैं। तो कहीं ना कहीं उनके कार्यक्रम को देखते हुए प्रेसिडेंशियल ट्रेन की व्यवस्था है जो कि उनको लेकर जाएगी, जिसमें राजधानी लखनऊ के चारबाग स्टेशन से वो रवाना होगी। एसके वाजपेयी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, लखनऊ से अगली खबर है। सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है और उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। 69,000 सहायक शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी ऑफिस ये प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। भर्ती में 22,000 नए पदों को जोड़ने की मांग जोर पकड़ रही है। 22,000 और पद इसमें ऐड किए जाएं, इसकी मांग ये अभ्यर्थी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी को पुलिस ने इको गार्डन भेज दिया है और इको गार्डन में प्रदर्शन करने को कहा है। ये बीजेपी ऑफिस के पास प्रदर्शन करते हुए पहुंचे थे। अश्विनी द्विवेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, ये मामला जिस तरीके से गरमाया हुआ है और आज ये अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हुए पहुंच गए थे बीजेपी के दफ्तर के पास, इस वक्त उनका प्रदर्शन जारी है। अभी किस तरीके से ये लोग अपनी मांग मनवाने के लिए आगे बढ़ेंगे, इनकी रणनीति क्या होगी? बिल्कुल बता दूं आपको, ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती निकली थी उसमें जो अभ्यर्थी हैं उसमें 22,000 अन्य पद, नए पद जोड़ने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ 1,37,000 कुल पदों पर भर्ती की मांग करने निश्चित और पिछले अगर 1.5 महीने की बात करें तो ये अभ्यर्थी लखनऊ में जमे हुए हैं। जो बेसिक शिक्षा निदेशालय है वहां पर लगातार प्रदर्शन करते हैं, कभी टंकी पर चढ़ते हैं, कभी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हैं, कभी भाजपा कार्यालय पहुंचते हैं, कभी शिक्षा जो मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी हैं उनके आवास पहुंचते हैं। अगर हम बात करें पिछले 15 दिन की तो लगातार कोई ना कोई प्रदर्शन का हो रहा है, चाहे बीजेपी कार्यालय पर हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास के बाहर हो, चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री के बाहर हो, घर के बाहर हो, या जो बेसिक शिक्षा निदेशालय उसके बाहर हो, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जो 22,000 पद हैं वो जोड़े जाएं जिससे इनको भी नौकरी मिल, इनको भी रोजगार मिल जाए। और कहना है कि साफ तौर पर कि हम उस लायक हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस समय राष्ट्रपति लखनऊ में है, राजभवन में है
और उससे चंद कदमों दूरी पर पिछले 10 दिनों की बात करें तो प्रदर्शन रोज हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस जो है वो अनजान बनी हुई, उसको भनक तक नहीं लगती है कि भारी संख्या में लोग भाजपा कार्यालय बाहर पहुंचते हैं, विधानसभा के बाहर पहुंचते हैं। निश्चित तौर पर उनकी मांग है, उसको लेकर के कई बार बैठक कई दौर की हुई है। मुख्यमंत्री से मुलाकात इसको लेकर के हुई है, बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। हालांकि ये जो अभ्यर्थी हैं हल की मांग कर रहे हैं कि इनको हल मिले, क्योंकि 2022 का चुनाव है। ऐसे में अगर ये मांग करते तो निश्चित तौर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दबाव तो सरकार पर भी बनता है। अक्सर देखा जाता था कोई इस तरह का प्रदर्शन होता था, चाहे विधानसभा के बाहर हो, मुख्यमंत्री आवास के बाहर हो या भाजपा कार्यालय के बाहर, पुलिस लाठीचार्ज करने में देरी नहीं करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उससे इनको भी रोका गया है कि आपको लाठीचार्ज नहीं करना है या फिर इस तरह कोई काम नहीं करता जिससे माहौल बिगड़े और 2020 के चुनाव पर इसका असर पड़े। जी चलिए अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से अगली खबर है कि जेएमयू के सर्वे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में कोरोना का खतरा ज्यादा है। पुरुषों में 95.71% एंटीबॉडी पाई गई है। महिलाओं में ये एंटीबॉडी 76.67% है। पुरुषों में जहां 95.71% एंटीबॉडी है, वह महिलाओं में ये सिर्फ 76.67% है। 2000 चिकित्सा कर्मियों पर जेएमयू ने सर्वे किया और इसमें 18 साल से 40 साल के लोगों को शामिल किया गया था। इस सर्वे में 18 साल से 40 साल के लोगों को शामिल किया गया और इस सर्वे में जो रिजल्ट है वो चौंकाने वाले हैं। इस रिजल्ट में साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि महिलाओं के अपेक्षा पुरुषों में एंटीबॉडी ज्यादा है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ये सर्वे हुआ है। इस सर्वे का जो नतीजा है वो बताता है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में एंटीबॉडी कम है और इसको आप इस तरीके से समझिए कि पुरुषों से ज्यादा खतरा कोरोना का महिलाओं को है। पुरुषों में एंटीबॉडी 95% से ऊपर पाई गई है। 2000 चिकित्सा कर्मियों में ये सर्वे किया गया था और इसमें 18 साल से 40 साल की उम्र के लोगों को शामिल किया गया था। प्रयागराज में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 14,000 लाभार्थियों के आवास की स्वीकृति मिली है, जिसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी और महापौर अभिलाषा नंदी ने दी। सर्किट हाउस सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के 100 से ज्यादा लाभार्थियों को उनके आवास की चाबी सौंपी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को चाबी सौंपते हुए मंत्री ने कहा कि सभी देशवासियों के सिर पर पक्की छत हो, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये महत्वाकांक्षी योजना है। जी, माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी के आवास योजना हमको मिल रहा है। हमारा पूरा कच्चा मकान था, पूरा चूह रहा था और हमारा आवास योजना मिला है, बड़ी कॉलोनी, जो कि हमारे तहत से वो अच्छे से बन गया है। किचन, बाथरूम और 2 मकान अच्छे से हैं और हम बहुत खुश हो रहे हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम टुंडा बड़ी नगर निगम टुंडा से हमें आ चुके हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। जी, माननीय श्रीमान, मैं पूरा ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी की वजह से, माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से, जो आज इस देश और प्रदेश के रहने वाले अंतिम व्यक्ति के लिए सोचते हैं, आज इनके लिए एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर है। और आज ये घर की चाबी लेंगे, इनका घर पूर्ण हो चुका है और अच्छे पक्के मकान में रहेंगे। इनका जो सपना, कभी कोई सपना भी नहीं देखा, सपने में भी नहीं सोचा था कि हमको मकान मिलेगा, पक्का मकान मिलेगा, आज उन सबकी मनोकामना पूरी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज 14,000 लाभार्थियों को मंत्री नंद गोपाल नंदी और प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने उनके आवास की चाबी सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक लक्ष्य है, उनका ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट आप कहें, जिसमें देश के तकरीबन जितने भी लोग हैं सभी के सिर पर छत हो, उनको पक्का मकान मिले
और इस योजना के तहत आज प्रयागराज में 14,000 लाभार्थियों को उनके आवास की चाबी सौंपी गई है। गोंडा में बाढ़ का खतरा बरकरार है। घाघरा नदी के उफान पर अब स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। गोंडा में बाढ़ का खतरा बरकरार है। घाघरा नदी लगातार उफान पर है। नदी का पानी अब सड़क पर आ चुका है। चंदवतपुर घाट पुल से होकर अब पानी बह रहा है। बड़ी गाड़ियों के आवागमन से पुल पर अब संकट की स्थिति है, लेकिन अभी भी लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी को चंदवतपुर घाट पुल की फिक्र नहीं है। पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग इस प्रकरण में बराबर के दोषी हैं। सिंचाई विभाग ने जलकुंभी को अभी तक हटाया नहीं है। जलकुंभी साफ नहीं होने के कारण पानी का प्रवाह रुकता है, वो अवरुद्ध होता है। करोड़ों का बजट डकारने के बाद भी ये हाल है। कटरा गोंडा रूट पर बने ये चंदवतपुर पुल की तस्वीर देखिए। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और इसी पर भारी गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां उसी से क्रॉस हो रही हैं। और देहरादून से बड़ी खबर है। सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी घोषणा की है। विधायक निधि में कोरोना काल में की गई कटौती अब वापस होगी। विधायक निधि में इस साल नहीं होगी 1 करोड़ की कटौती। उच्च शिक्षा के सभी छात्रों को टैबलेट सरकार देने वाली है। कैंट बोर्ड में जो भवन है, भवन कर का दूसरे स्थानों की तर्ज पर निर्धारण होगा। भू कानून समेत जमीनों से जुड़े मामलों पर कमेटी का गठन किया गया है। इंस्पेक्टर लेवल के कर्मचारी को 10,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कोरोना काल में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि पुलिसकर्मियों ने कोविड के दौर में बहुत अहम भूमिका अदा की है। ग्रुप डी के पदों पर आयु सीमा में 1 साल की राहत दी गई, यानी 1 साल का एक्सटेंशन होगा। डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति में भी सरकार ने इजाफा किया है। 100 बच्चों को अब 1,500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। स्कूलों में शौचालय का निर्माण भी तेज गति से होगा। स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट की अलग से व्यवस्था होगी। कोविड की तीसरी लहर को लेकर पुष्कर सरकार तैयार है और तीसरी लहर को देखते हुए छोटे बच्चों के लिए भी सरकार की तरफ से तैयारी की जा रही, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो थर्ड वेव होगा उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो छोटे बच्चों पर होगा। तो कई सारे ऐलान आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में किया है। सत्र के दौरान पुलिसकर्मियों का जिक्र किया गया और ये कहा गया कि इस सत्र के दौरान बढ़िया काम पुलिसकर्मियों ने किया है। डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की रकम में इजाफा किया। 100 बच्चों को अब 1,500 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके साथ साथ विधायकों के विधायक मद में जो कटौती की गई थी, जो विधायक निधि में कटौती की गई थी, उसको वापस ले लिया गया है। इस साल के अमाउंट में जो 1 करोड़ की कटौती होनी थी वो कटौती नहीं की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।